हाँ बेटा, जो चल रहा है बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा थोड़ा सा कि अपन ने कार्बन पिछले वीडियो में कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण कर लिया था। कौन सा नामकरण चल रहा है ये आपको क्लियरफाई होना चाहिए। सामान्य नामकरण बेटा अपन पढ़ रहे हैं ना। अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जैसे वर्ड आता है तो अपने दिमाग में आ जाने चाहिए कि जैसे COOH है, COX है, CONH2 है, अम्लास्टर है, अम्ल एनहाइड्राइड है ना, CN है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। इसका मतलब उनसे रिलेटेड बातें होंगी अब, है ना। तो ये क्लियरफाई करना पड़ेगा कि अपन को उस यौगिक में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है ना। अब इसके लिए बेटा जो ट्रिक है भाई, जो अपने पिछला पढ़ा था कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाला, उसकी ट्रिक तो क्या थी? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। उसकी ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक तो ये थी ना, हाइड्रोकार्बन। उसकी ट्रिक तो अपन ने कार्बन रहित वाले की तो ये पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन ग्रुप का नेम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। ठीक है ना, ऐसा अपन ने पढ़ा था। अब चूंकि जो अब अपन पढ़ रहे हैं, अब अपन जो पढ़ रहे हैं नाउ बेटा वो है कि हम कार्बन युक्त का पढ़ रहे हैं ना। तो कार्बन युक्त के लिए ट्रिक है नामकरण बराबर पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। ये दो वर्ड होते हैं बेटा, पूर्व लग्न और एक कौन है? अनुलग्न, है ना। तो पूर्व लग्न को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स और अनुलग्न को बोलते हैं सफिक्स। कभी हिंदी में भी अपन ने सुने होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो पूर्व लग्न जस्ट लाइक उपसर्ग है और अनुलग्न जो है वो प्रत्यय है ना। और इंग्लिश जो होती है पूर्व लग्न की वो प्रेफिक्स होती है, अनुलग्न की सफिक्स होती है। इसका मतलब अब जो कोई नाम आएगा वो दो से मिलके आएगा, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न से मिलके आएगा। अब पूर्व लग्न को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। अनुलग्न को सफिक्स बोलते हैं ना। देखो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियरफाई कर दूं बच्चों कि यहाँ जो ये पूर्व लग्न या अनुलग्न है, इनका आगे चल के, क्योंकि अभी अपन इसमें आगे बढ़ेंगे तो आईपीएससी पे पहुंचेंगे अपन, है ना, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। तो आईपीएससी में भी अनुलग्न और ये पूर्व लग्न वर्ड आएंगे, उनका यहाँ के पूर्व लग्न अनुलग्न से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कॉमन के जो पूर्व लग्न होंगे, कॉमन जो सिस्टम है, और एक आपका कौन सा सिस्टम है? आईपीएससी आएगा आगे, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है ना, कोई रिलेशन नहीं होगा इनका, इन टर्मों का, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये चलती है ना, वो उनको इम्प्लीमेंट आईपीएससी में भी करना चाहता है। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, कोई टर्म मैच कर सकती है वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपन जो टर्म उठा रहे हैं इससे भाई इस ट्रिक से आएगा पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न से। तो पहले अपन किस टर्म को क्लियर करें? पूर्व लग्न को क्लियर करें भाई। कॉमन सिस्टम में पूर्व लग्न है ना, इंग्लिश प्रीफिक्स है, और इसका कॉन्सेप्ट है कि पूर्व लग्न जो आएगा यहाँ पे वो कुल कार्बन की संख्या के आधार पर आएगा। किसके आधार पर आएगा बच्चों? कुल कार्बन की संख्या के आधार पर। कुल कार्बन की संख्या का मतलब कोई मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं है यहाँ, क्योंकि आईपीएससी थोड़ी है। कुल कार्बन की संख्या का मतलब उस यौगिक में कुल कार्बन कितने, उसके आधार पर लिखा जाएगा क्या? पूर्व लग्न। तो इसके लिए बेटा एक टेबल है इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में दो टेबल इंपॉर्टेंट है, एक पूर्व लग्न के लिए एक टेबल होगी और एक टेबल जो होगी वो अनुलग्न के लिए होगी। तो पूर्व लग्न के लिए अपन एक टेबल बना रहे हैं, उसमें कार्बन की संख्या का एक कॉलम है और एक पूर्व लग्न उसके लिए क्या होगा, है ना। तो कार्बन की संख्या अपन ने लिखी यहाँ 1 2 3 4 5। अब कई कहेंगे सर गिनती तो सबको आती है ना, ये 5 के बाद 6 से लिख देते। तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम हर पे अप्लाई नहीं होता बेटा, है ना। ये ट्रिक है, जुगाड़ से हम इनके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5। 1 का मतलब 1C, एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन, 3 4 5, फिर एक कंडीशन है 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड। 3 कार्बन, 3 कार्बन हो और एक डबल बॉन्ड हो प्लस 1 डबल बॉन्ड। और एक कंडीशन है 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन के लिए जो पूर्व लग्न, ये लर्न करने होंगे बेटा, ये याद करने होंगे, है ना, और बार बार यूज में लोगों तो याद हो जाएंगे। एक कार्बन के लिए क्या आएगा? फॉर्म आएगा। एक कार्बन के लिए फॉर्म, स्पेलिंग होती है FORM, इंग्लिश में लिखें आप नेम तो FORM। 2 कार्बन के लिए जो आएगा पूर्व लग्न वो एसिड आएगा, एसिड। एसिड की स्पेलिंग होगी ACET, एसिड, है ना। और 3 कार्बन जो है उसके लिए जो आएगा वो प्रोपियोन आएगा। प्रोपियोन की स्पेलिंग होगी PROPION, प्रोपियोन। 4 कार्बन जो है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर आएगा, ब्यूटर। ब्यूटर की स्पेलिंग होगी BUTYR।
5 कार्बन जो है बेटा, 5 कार्बन 5 कार्बन के लिए वेलर आता है, वेलर। वेलर की स्पेलिंग होती है VLER, वेलर। तो 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेर, 5 के लिए वेलर। ये जस्ट इस तरीके से, जैसे IPSC में अपन एक कार्बन के लिए कहते हैं मैथ, एथ, वो याद ही करने पड़ते हैं ना, तो तय है पहले से। तो एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेर, 5 के लिए वेलर। बोलिए 1-2 बार, है ना, बोलेंगे। और जब एग्जाम्पल्स करोगे तो बार बार ये यूज में आएंगे, तो आपके को याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। अब ये 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड के लिए एक्रिल आता है, एक्रिल। लेकिन ये कंडीशन जो है टर्मिनल है, टर्मिनल होगा यहाँ, टर्मिनल वर्ड यूज में आ रहा है। और 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड का नॉन टर्मिनल, TERMINAL, नॉन टर्मिनल। आपको सर टर्मिनल नॉन टर्मिनल क्या है? तो देखिए बच्चों, टर्मिनल का मतलब लास्ट सिरे पे डबल बॉन्ड आए, नॉन टर्मिनल का मतलब लास्ट सिरे पे नहीं आया। जैसे मैं आपके सामने 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, आप पकड़ने की कोशिश करना, CH2 डबल बॉन्ड CHO, ठीक है ना। क्या आपको लग रहा है 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड है? ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड अप्लाई हो रही है इसमें। अब ये वाला डबल बॉन्ड काउंट मत कर लेना, CHO वाला, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड की बात है, अप्लाई हो रही है ना। अब ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो टर्मिनल पे आ रहा है, ठीक है ना। तो उसकी ऐसी कंडीशन में यूज में आएगा कौन? एक्रिल। और यदि अपन कहें कि मैं एक ऐसा कंपाउंड लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब यहाँ कार्बन काउंट करोगे तो कितना है? 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे नहीं है, लास्ट सिरे पे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो फिर कौन सी कंडीशन है? नॉन टर्मिनल वाली कंडीशन है ये। तो ये जो है ये वाली बेटा, यहाँ ये टर्मिनल पे नहीं है, ये नॉन टर्मिनल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्रोटॉन यूज में आएगा, क्रोटॉन। 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? क्रोटॉन आता है बच्चों, है ना। चलो ये अपन को पूर्वलग्न की टेबल लर्न करनी है, याद होगी, प्रयास करोगे हो जाएगी। अनुलग्न, नेक्स्ट जो टर्म थी अपनी अनुलग्न थी। अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। अनुलग्न अब जो लिखे जाएंगे वो क्रियात्मक समूह के आधार पर। आपके दिमाग में फीडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ जो क्रियात्मक समूह होंगे बच्चों, वो कौन से वाले होंगे? वो होंगे जिनमें कार्बन क्या होगा? प्रेजेंट। ये तो हमारा बेस चल ही रहा है कि हम किसका कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का कॉमन नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसकी भी एक टेबल है, उसमें अपन ने FG लिखा है एक कॉलम में, एक कॉलम में अपन ने अनुलग्न लिखा है बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल CHO लिख दिया, देन COOH लिख दिया, देन COX लिख दिया, देन मैंने CONH2 लिख दिया, देन मैंने CN लिख दिया, देन मैंने NC लिख दिया, देन मैंने CRR लिख दिया, देन मैंने C डबल बॉन्ड O ये लिख दिया। अब इनकी श्रेणियों को तो आप पहचान रहे हो, ये एल्डिहाइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये अम्ल हैलाइड है, ये अम्ल एमाइड है, ये साइनाइड है, एल्साइनाइड है, ये अम्ल एस्टर है, ये अम्ल एनाइड्राइड है। हो सकता है आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा होगा, एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, वो सर कीटोन नहीं लिखा आपने। तो एक्चुअली में बच्चों जो कीटोन है, कीटोन, इसका जो सामान्य नामकरण है वो इस कॉन्सेप्ट से नहीं होता। फ्लॉ हो गया ना इस जगह पे। तो कीटोन का नोमेनक्लेचर इस कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, कॉमन नोमेनक्लेचर, है ना। तो वो बिल्कुल जस्ट लाइक आपको ऐसे लगेगा 2 कीटोन के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, सम्मित और असम्मित। चलिए, तो कीटोन अप्लाई नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कीटोन अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इतनों सारों का तो सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो ये भी तो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बात क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? बोलिए बालको। यस यस। चले, अब अनुलग्न देखो, इनके लिए अपन को ये भी लर्न करने पड़ेंगे। CHO के लिए जो अनुलग्न होता है वो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। CHO के लिए अनुलग्न एल्डिहाइड है। COOH के लिए जो अनुलग्न होता है, COOH के लिए जो अनुलग्न होता है वो एक अम्ल होता है, एक अम्ल। इनकी इंग्लिश भी थोड़ी सी आप देख लीजिए। एल्डिहाइड की स्पेलिंग ये होगी ALDEHYD, एल्डिहाइड। एक अम्ल, COOH के लिए आएगा एक अम्ल, IC एक अम्ल की क्या होगी? ACID एसिड, एक एसिड, एक एसिड इंग्लिश में लिखना होगा। तो IC एक ACID एसिड।
एक एसिड COX के लिए आता है इल हेलाइड। इल हेलाइड की स्पेलिंग होगी YL की इल और HALID, इल हेलाइड। अब बेटा X की जगह Cl भी हो सकता है, कल को Cl होता तो क्या बोलते हैं, इल क्लोराइड। हेलाइड की जगह क्लोराइड आ जाता है, इल क्लोराइड अनुलग्न यूज में आएगा। CONH2 बहुत सीधा साधा इंसान है, कम होते हैं ऐसे लोग, तो CONH2 के लिए जो है वो अमाइड। आप वो सर ये सीधा साधा कैसे है, ऐसा बताइए ना। तो बेटा सीधा साधा ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आप देखिए इसकी श्रेणी, आप फंक्शनल पढ़ के आए हो, तो CONH2 की श्रेणी अपन क्या बोलते हैं, अम्ल एमाइड, एमाइड ही बोलते हैं, एमाइड श्रेणी है इसकी, ठीक है ना। इसके लिए जो एक्चुअल में अनुलग्न आता है कॉमन सिस्टम में वो भी एमाइड होता है, और IPSC सिस्टम में जो द्वितीयक अनुलग्न आता है वो भी एमाइड होता है। हालांकि उसकी अभी अपन बात नहीं करें, लेकिन इसलिए मैं इसको सीधा बोल रहा हूँ, तो बेचारा सीधा है, एमाइड 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 नजर आता है, ठीक है ना। अभी अपन तो कॉमन पढ़ रहे हैं, अमाइड इसके लिए अनुलग्न आएगा। CN के लिए आता है ओनाइट्राइल, ओनाइट्राइल, ओनाइट्राइल। तो ओनाइट्राइल की स्पेलिंग क्या होगी, ONITRILE, जस्ट लाइक आवाज दे रहा हूँ, ओनाइट्राइल, ठीक है ना। और इसका परम मित्र तो आपको पता ही है, परम मित्र O आइसोनाइट्राइल है, O आइसोनाइट्राइल, तो O की तो O होगी, आइसो की ISO, NITRILE नाइट्राइल, सही है। अब देखिए ये अम्ल एस्टर है, अम्ल एस्टर के लिए एक्चुअल में अनुलग्न तो 8 आता है, अनुलग्न तो यहाँ 8 है, लेकिन इस यहाँ ये जो पैटर्न लिखा है इसका एल्किल फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह 8, इसका मतलब ये इसका पूरा नेम लिखने का वे होगा, एक तरीका होगा। एल्किल, एल्किल वो होगा जो सीधा किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से, कंडीशन बदल गई ना। एल्किल उसको लिखा जाएगा, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा एक्चुअल में वो पूर्व लग्न आएगा, जब अलग से आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ ये पूर्व लग्न होगा। तो अनुलग्न तो एक्चुअल में इसके लिए कौन है, 8 है, और लास्ट में ये अम्ल एनहाइड्रेट है, इसके लिए आता है एक एनहाइड्रेट। तो एक एनहाइड्रेट की स्पेलिंग तो एक की तो IC होती है, एनहाइड्रेट ANHYDRID, अनहाइड्राइड। चलिए एक बार फिर से बोल लेते हैं, CHO के लिए एल्डिहाइड, COH के लिए एक अम्ल, COX के लिए एल्डिहाइड, CONH2 के लिए एमाइड, CN के लिए ओनाइट्राइल, NC के लिए ओआइसोनाइट्राइल, CRR के लिए अनुलग्न 8 आता है, लेकिन पूरा परफॉर्म में यदि पैटर्न कहें इसके नेम का, कॉमन नेम लिखने का, तो एल्किल खाली जगह फिर 8, ठीक है ना। और इसके लिए अम्ल एनहाइड्रेट के लिए आता है एक एनहाइड्रेट, अनुलग्न है ये, कौन से सिस्टम में है, कॉमन सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि यदि अपन को इनका नोमेनक्लेचर करना है तो अपन को पूर्व लग्न आना चाहिए और अनुलग्न आना चाहिए। पूर्व लग्न किसके बेस पे लिखा जाता है, उस यौगिक में कुल कार्बन की संख्या के आधार पर ना। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए वेलर, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड के लिए एक्रिल, 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड के लिए नॉन टर्मिनल होना चाहिए, क्या आएगा, क्रोटॉन। बाकी अनुलग्न इनके लिए आपको यूज में लेने होंगे, ठीक है बेटा। अपन कैटेगरी उठाते हैं, श्रेणियां उठाते हैं कंपाउंड्सों की, और उनके कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है ना, जिससे अपनी राह आसान हो नाम निकालने की। चलिए बच्चों, इस क्रम में यदि अपन आगे बढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट ये देखिए, आप लोग रीड कर रहे होंगे, एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण वर्ड लिखा हुआ है। एल्डिहाइड का क्या सामान्य नामकरण है ना, किसका सामान्य नामकरण है बच्चों, एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में फंक्शनल वगैरह की नॉलेज तो आपको है ही। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO कंपाउंड, यदि आप इसका बनाओगे तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, यही है। इसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, तो पहले तो बताओ ये जो यौगिक है, जैसे फर्स्ट यौगिक लिखा हुआ है SCHO, जैसे SCHO को देख के आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो, कैसे कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, क्रियात्मक समूह CHO है, राइट, कार्बन युक्त है, बोलिए बच्चों, कार्बन युक्त है ना, है कार्बन युक्त, यस है। अब बेटा इसका हमें नाम लिखना है, तो क्या ट्रिक या जुगाड़ अपना अप्लाई करोगे, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। तो बताओ पूर्व लग्न किसके बेस पे आता है, कुल कार्बन की संख्या, तो कुल कार्बन की संख्या 1 है, 1 के लिए क्या आएगा, फॉर्म FORM फॉर्म, और अनुलग्न इसके लिए क्या आएगा, CHO के लिए अनुलग्न, टेबल नंबर 2 अनुलग्न की, वो क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की स्पेलिंग ALDEHYD, एल्डिहाइड,
बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हम सीख रहे हैं, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड। अब एक साथ इसको अपन बोलेंगे तो क्या बोलोगे, फॉर्मेल्डिहाइड। स्पेलिंग तो क्या होगी, ये हो जाएगी स्पेलिंग तो FORMALDEHYD, फॉर्मेल्डिहाइड। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन मात्रा फात्रा कहाँ चढ़ती है मुझे नहीं पता बच्चों, इसके बारे में ज़्यादा। आप स्पेलिंग ये लिखोगे फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट आप कर देंगे 2 कार्बन आगे। अब यहाँ कभी ऐसा नियम मत लगा जाना कार्बन रहित वाला कि मैथिल लिख दें, मैथिल एल्डिहाइड। कई बच्चे से लगा देते हैं तो गलत हो गया। मैथिल एल्डिहाइड कैसे बोल दोगे इसको, मैथिल एल्डिहाइड बोलने का मतलब तो आपने किस कॉन्सेप्ट को लगा दिया, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। गलत हो जाएगा ना वो, तो कार्बन युक्त है तो कार्बन युक्त वाले में तो पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, ये पकड़ना होगा ना। तो ये क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कैसे होगा, ACET एसिड, और एल्डिहाइड है ये ALDEHYD। इसका नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलोगे भाई साहब, एसिटाल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड। हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है। अब इसका बताएंगे आप, ये 2 हो गया, ये 3 का बताएंगे क्या। कुल कार्बन कितने, 3 के लिए पूर्व लग्न प्रोपियोन, अनुलग्न एल्डिहाइड निश्चित है, सब में एल्डिहाइड आएगा अनुलग्न तो प्रोपियोन एल्डिहाइड PROPIONALDEHYDE। बोलो एक साथ, क्या बोलोगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड। शर्म मत करिए भाई, बोलिए प्रोपियोन एल्डिहाइड। शर्मिल टैगोर बनने से कुछ नहीं होगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट, यदि यहाँ अपन कहें तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, कुल कार्बनिक में कुल कार्बन कितने, 4 हैं। तो 4 के लिए पूर्व लग्न क्या था, ब्यूटर। ब्यूटर की 2 कंडीशन होती है, एन-ब्यूटर और आइसोब्यूटर। तो ये एन-ब्यूटर है क्योंकि चारों कार्बन लगातार एक सीधे क्रम में जोड़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, NBUTYR ब्यूटर। और एल्डिहाइड की आपको पता ही है, LDEHYD एल्डिहाइड। तो क्या बोलोगे एक साथ, एन-ब्यूटर एल्डिहाइड, एन-ब्यूटर एल्डिहाइड। अब यहाँ फोकस कीजिए, थोड़ा सा फोकस कर पा रहे हैं आप लोग। अब देखो यहाँ गलती मत कर जाना, यहाँ सीधा नंबर ऑफ कार्बन आप 3 कर लो और कभी लगा दो प्रोपियोन। कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड वाला, ये वाला लग रहा है। और 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, एक्रिल आता है, एक्रिल। तो एक्रिल में बेटा क्या ऐड करेंगे आप, एल्डिहाइड। तो एक्रिल एल्डिहाइड हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होगी, ACRYL एक्रिल, ALDEHYD एक्रिल एल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये इसका क्या होगा, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्योंकि 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। और उसके लिए CROTON क्रोटोन, ALDEHYD क्रोटोन एल्डिहाइड। बहुत इजी, क्रोटोन एल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम बच्चों। तो पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसिटाल्डिहाइड, तीसरा प्रोपियोन एल्डिहाइड, चौथे का हुआ एन-ब्यूटर एल्डिहाइड, 5वें का हुआ एक्रिल एल्डिहाइड, 6ठे का हुआ क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, हिंदी में भी लिखे जा सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नामकरण, मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट इसकी नकल करके लिख दें। सारे के सारे एग्जाम्पल उठा के यहाँ बना दीजिए। आप सोचिए क्या चेंज करना है आपको, CHO की जगह COOH कर दो केवल। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ, बाकी तो सब आप खुद आंसर दे देंगे इसका। जैसे मैं लिखूँ यहाँ एक एग्जाम्पल, मैंने सेम एग्जाम्पल लिख दिया, इसका मतलब यही एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं। मैंने कहा SCOOH, दिखाई दे रहा है, SCOOH। SCOOH को अपन को क्या लिखना है, ये इसका मतलब पूर्व लग्न तो सब इनके अकॉर्डिंग यही एग्जाम्पल रखोगे तो सेम रहेंगे, केवल अनुलग्नी तो चेंज होगा। और वो कौन होगा, एकम। तो SCOOH में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक ही है, कुल कार्बन एक ही है। एक कार्बन के लिए क्या आता है, फॉर्म, FORM फॉर्म। और अनुलग्न क्या आएगा, एक एसिड, तो I से एक, और ACID एसिड, तो क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट यदि CH3COOH होता है यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट यदि ये होता तो प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड। ये होता तो एन-ब्यूटेरिक एसिड, ये होता तो एक्रिलिक एसिड, ये होता तो क्रोटोनिक एसिड। आपको बात समझ में आ गई। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नामकरण इन्हीं एग्जाम्पलों के बेस पे हम निकाल सकते हैं। चेंज जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, अनुलग्न का। वो अनुलग्न क्या आएगा, एक एसिड आएगा, एक अम्ल आएगा बच्चों। ओके, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अम्ल हैलाइड, तो अम्ल हैलाइड की नॉलेज आप लोगों को है ना। अम्ल हैलाइड का मतलब ये फंक्शनल होता है COX। कार्बोक्सिलिक में तो ये था COOH, ये तो अपन पहले से ही जानते हैं। कंपाउंड बनाओगे तो RC
ओ एक्स, एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है, एफ हो सकता है, सी एल हो सकता है, बी आर हो सकता है, आई हो सकता है। आई थिंक फिर से सेम एग्जाम्पल बना दो, चाहे एल्डिहाइड से कंपेयर करके ले लो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से ले लो। ऐसे अपन एक एग्जाम्पल ले लिया एच सी ओ सी एल, आज सी ओ सी एल, एक्स की जगह मैंने सी एल लगा दिया, वो तो हेलोजन है, चेंज हो सकता है। अब बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे सर? आप सोचिए, पूर्ण लग्न तो सारे वही यूज में आएंगे जब सेम एग्जाम्पल लिए आपने। तो पूर्ण लग्न तो क्या रहा होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 मत बोल देना, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है, एक ही है। सीएल में कोई कार्बन नहीं होता, ठीक है ना, सीएल खुदा एक एटम है। इसका मतलब फॉर्म FORM फॉर्म, और COCl के लिए एल हेलाइड होता है, COX के लिए तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एल क्लोराइड, YLL CHLORIDE, तो क्या बोलोगे एक साथ, फॉर्मिल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल होता है जैसे CH3COCl, तो क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। कल को ये होता है CH3CH2COBr, तो क्या होता है, प्रोपियोनिल ब्रोमाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स अपन यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अम्लाइमाइड का सामान्य नामकरण, सेम एग्जांपल वही क्रिएट कर दो, जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा पा रहा हूँ, SCONH2 में बेटा वो तो वही रहेंगे, कौन, पूर्ण लग्न, तो अनुलग्न चेंज हो रहा है, वो कौन है, एमाइड, सीधा साधा आदमी है, तो इसका मतलब फॉर्म प्लस एमाइड, AMID, तो क्या हो गया, फॉर्मेमाइड, गुड आउट। नेक्स्ट CH3CONH2 होता तो एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, अनब्यूटामाइड, एक्रिलामाइड, क्रोटोनामाइड, राइट। अम्लामाइड का हो गया, यस। अब देखिए बच्चों, साइनाइड व आइसोसाइनाइड, नाम तो सुने आप लोगों ने, साइनाइड में ये फंक्शनल होता है CN और आइसोसाइनाइड में NC, बॉन्डिंग का अंतर है दोनों में, CH3CN। आप दिमाग लगाइए, रटिए मत, ठीक है ना। आपके सामने जब एक साथ आएंगे तो आपको दिमाग से काम लेना होगा बच्चों। CH3CN बोलो, नंबर ऑफ कार्बन 2, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, पूर्ण लग्न प्लस अनुलग्न, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एसिड, ACET एसिड, और CN के लिए क्या आता है, CN के लिए अनुलग्न क्या आता है, ओनाइट्राइल, तो क्या हो गया ये, ACET तो एसिड हो गया, ओनाइट्राइल, ONITRILE, बोलो एक साथ क्या बोलोगे, एसीटोनाइट्राइल। नेक्स्ट नंबर 2, यदि अपन कहें तो कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या आएगा, प्रोपियोन, PROPION, प्रोपियोन, और ओनाइट्राइल, ONITRILE, क्या बोलोगे, प्रोपियोनाइट्राइल। सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ कोई IPC नहीं है कि इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, कुल कार्बन देखा जाता है यौगिक में, है ना। तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 हैं तो एसिड, ACET एसिड, और ओनाइट्राइल नहीं है। अब NC के लिए क्या आता है, अनुलग्न, O आइसोनाइट्राइल, तो एसीटो आइसोनाइट्राइल, NITRILE, इसका हो जाएगा क्या, प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। क्लियर बच्चों, साइनाइड व आइसोसाइनाइड का, हालांकि ज़्यादा एग्जाम्पल यूज में नहीं आते इसके, ओके। अब नेक्स्ट जो कॉमन नॉमेनक्लेचर आ रहा है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, अम्ल एस्टर का कॉमन नॉमेनक्लेचर। अम्ल एस्टर आते ही आपके मन में एक विचार आ जाना चाहिए कि अम्ल एस्टर जो होता है उसमें क्या खासियत है उसकी, बताओगे क्या, फलों जैसी गंध आती है, फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी गंध का एहसास करना है तो फ्रूट्स लाइए, पैक कर दीजिए फ्रिज के अंदर, अगर डोर ओपन कीजिए आपको फ्रूटी स्मेल, बहुत अच्छी गंध होगी, सुगंध होगी, फलों जैसी गंध आती है अम्ल एस्टर के अंदर। तो अम्ल एस्टर में फंक्शनल तो अपन ऐसा कहते हैं COR, ठीक है, R मान लो, R' मान लो, इसका कंपाउंड बना दिया मैंने RC डबल बॉन्ड OOR', इसको R' मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक है। अब बेटा इसका नाम लिखने का हो सकता है आपको पता नहीं क्या लग रहा है, आपको लग रहा है सर ये कॉन्सेप्ट बदल गया, देखिए कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट आज भी वही है, पूर्ण लग्न प्लस अनुलग्न। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे एक कंडीशनल चीज़ ये और आगे ऑक्सीजन से जोड़ने वाला ये, ठीक है, R' वाला पार्ट, तो इसका हिसाब सबसे पहले किया जाता है, इसका जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो इसका एक ट्रिक क्रिएट हो रही है अलग से। ट्रिक कुछ नहीं है, वही है, पूर्ण लग्न प्लस अनुलग्न, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो
सबसे पहले लिखा जाता है हाइड्रोकार्बन समूह का नाम, फिर लिखा जाता है पूर्व लग्न और फिर अनुलग्न। अनुलग्न तो निश्चित है ना बेटा, वो कौन है? 8 है, 88 यही है ना। हाइड्रोकार्बन समूह का नाम, तो आपके मन में आ रहा होगा सर हाइड्रोकार्बन समूह को हम यहाँ कैसे पहचानेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह का मीन क्या है यहाँ? जो सीधा, सुन लें आप लोग अच्छे ढंग से, जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे मानेंगे हाइड्रोकार्बन समूह। उसका लिखा जाएगा सबसे पहले नाम, फिर लिखेंगे उसको छोड़कर, उस पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। पूर्वलग्न लिखोगे तो हाइड्रोकार्बन समूह के कार्बन को छोड़कर, के कार्बनों को छोड़कर फिर लिखा जाएगा पूर्वलग्न, अदरवाइज गलती हो जाएगी आपसे। और अनुलग्न निश्चित है बच्चों क्या? 8। अब आराम से दिमाग से चलिए, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। एग्जाम्पल करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। HCOOCH3, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी स्ट्रक्चर लिखनी चाहिए, HC+OCH3। सबसे पहले आप ये जज कीजिए, ये पहचानिए क्या ये अम्ल एस्टर है? कोई डाउट? कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अम्ल एस्टर है ये? चलो अम्ल एस्टर है ये, है ना। अब बेटा इसका अपन को नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप किसको पकड़ लो, उसको मार्क कर दो जो सीधा किससे जुड़ रहा हो? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला ये तो है, ये CH3। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसका नाम तो आप जानते हो, इसका नाम क्या होता है? मैथिल होता है, METHYL, मैथिल। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन समूह का हिसाब हो गया। प्लस पहले सीख लीजिए आराम से, फिर कॉन्फिडेंटली आप एक साथ भी कर देंगे। मैथिल लिख दिया जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हाइड्रोकार्बन समूह का नाम हो गया। अब पूर्व लग्न, लेकिन पूर्व लग्न में गलती मत करना, आप पूर्व लग्न यहाँ लिख जाओगे सीधे कितने कार्बन के बेस पे? 2 पे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हिसाब तो हम कर चुके हैं, ये कार्बन तो हम काम में ले चुके हैं, इसका मतलब मैथिल लिख चुके हैं इसका नाम। तो जो हाइड्रोकार्बन समूह में कार्बन है उसके अतिरिक्त आपको कार्बन के बेस पे लिखना होगा पूर्व लग्न। तो बताइए यहाँ कितना कार्बन है? इसको हटाने के, इसको छुपा लो, तो कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या आता है? एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न तो फॉर्म आता है, FORM फॉर्म। और अनुलग्न निश्चित है, और वो कौन है? 8। अब एक साथ जोड़ के नाम बोलो आप, तो इसका तो क्या बोलोगे? मैथिल, METHYL मैथिल, और FORMATE, तो क्या नाम हो गया? मैथिल फॉर्मेट। चाहे हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, मैथिल फॉर्मेट। मैथिल क्या बेटा? फॉर्मेट इसका कॉमन नेम होगा। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। बताओ सबसे पहले किसका हिसाब करोगे? जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ने वाला कौन है? मैथिल। चलो मैथिल इमेज कर लिया अपन ने, नाम मैथिल आएगा यहाँ। तो अब शेष बचे में कार्बन, इसको छोड़कर शेष बचे में कार्बन 2 के लिए एसिड प्लस 8, तो नेम क्या हुआ इसका? मैथिल, METHYL मैथिल एसीटेट, ACETATE मैथिल एसीटेट। हिंदी में लिखना चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैथिल एसीटेट, एसीटेट कैसा आया? एसिड प्लस 8 से टर्म आई क्या? एसीटेट, मैथिल एसीटेट नाम हो गया। नेक्स्ट तीसरा यदि अपन देखें थोड़ा सिंसियरिटी के साथ, इसकी स्ट्रक्चर लिखी जाए पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2। आराम से रिलैक्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पकड़ो? जो सीधा किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला आपका परिचित है, बोला बच्चों? वाइनिल। वाइनिल है ना, वाइनिल। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोकार्बन समूह कौन है? वाइनिल। शेष बचे में कार्बन कितना है? 2 के लिए एसिड, अनुलग्न 8, तो नेम हुआ क्या? वाइनिल एसीटेट। वाइनिल एसीटेट, वाइनिल की क्या होगी? VINYL वाइनिल एसीटेट, ACETATE वाइनिल एसीटेट। हिंदी में लिखना चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइनिल एसीटेट। वाइनिल क्या बेटा? एसीटेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं ना। इसको अपन स्ट्रक्चर को खोल के लिखें, CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OOCH3। कॉन्सेप्ट बाई चलिए, सबसे पहले अपन को किसको पकड़ना है? जो सीधा किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ने वाला है आपका चिर परिचित, ये कौन है? मैथिल। शेष बचे की कंडीशन पकड़नी होगी। शेष बचे की कंडीशन ये बोल रही है 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच देखा जाएगा डबल बॉन्ड,
ठीक है ना। 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड का मतलब एक्रिल, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, मैथिल, METHYL मैथिल एक्रिलेट, ACRYL एक्रिल AT एक्रिलेट, हिंदी में चाहे तो पैसे लिख सकते हैं, मैथिल एक्रिलेट, एक्रिलेट। देखो दोनों एग्जाम्पल ऐसे लग रहे हैं एक जैसे, अणुसूत्र दोनों के सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है, तो नेम भी दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं। इसका नाम था वाइनिला एस्टेट, इसका नाम है मैथिल एक्रिलेट, कॉमन नेम। ओके बच्चों, क्लियर। तो अम्लस्टर इंपॉर्टेंट है। अम्लस्टर में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले उसे लिखा जाता है जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और आपको कभी भी यदि वो संयुक्त करके लिख दे तो स्ट्रक्चर को खोल के लिखिए, और सबसे पहले उसको लिखिए जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, फिर उसके अलावा शेष उसको छोड़ दीजिए, उसके कार्बनों को छुपा लीजिए, शेष बचे भाग में कार्बन देखिए, उसके बेस पे पूर्वलग्न लिखिए, और अनुलग्न निश्चित है वो कौन है, 8 है ना। नेक्स्ट है अम्ल एनहाइड्राइड का नामकरण। ये बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, हालांकि आपके तो यूज़ ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी आप सीख लीजिए, इसलिए कोई कठिन नहीं है। अम्ल एनहाइड्राइड पहचानना तो जानते हो, फंक्शनली होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी फ्री कंपाउंड बना दिया इसका ये। तो अम्ल एनहाइड्राइड एक्चुअल में यहाँ पे इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा पहले क्लासीफाई करें, अपन वर्गीकृत करें तो 2 प्रकार का होता है, सम्मित और असम्मित। सम्मित कब होगा वो आप सब पहचान के होंगे, यदि ये दोनों R समान हो जाए तो सम्मित हो जाएगा। जैसे जस्ट ये एग्जाम्पल एक सम्मित एनहाइड्राइड का है, ठीक है ना। और एक को R मान ले, एक को R' मान ले, इसका मतलब ये इससे जुड़ने वाले ये R और R' डिफरेंट हो तो ऐसी कंडीशन में ये असम्मित हो जाएगा। तो पहले तो हम ये पहचान करना सीख लें सम्मित एनहाइड्राइड कौन है और असम्मित एनहाइड्राइड कौन है। सम्मित असम्मित का पता लगा के, अब सम्मित के नामकरण का एक तरीका होता है, असम्मित के नामकरण का एक तरीका होता है। हो सकता है तरीके आपको लगेंगे डिफरेंट, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कॉन्सेप्ट ये यूज में आ रहा है, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। अनुलग्न निश्चित है एक एनहाइड्राइड। बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखें बेटा, तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, इजी है सब कुछ। मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे SYM। SYM को आप बोल पा रहे होंगे सिमेट्रिकल, किसी को दिक्कत आए तो सम्मित, ठीक है ना। सम्मित एनहाइड्राइड का सामान्य नामकरण है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई होती है सीट वगैरह में। अब वो ट्रिक नहीं, वैसे आप देखोगे तो वो ट्रिक से कर लो या डायरेक्टली सोच कर लो, एक ही बात है। ट्रिक से थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कैसा करोगे, भाग फाग दोगे तो ठीक लगता है ना, बच्चों को इंटरेस्ट आता है। पूर्वलग्न, पूर्वलग्न निकालने का है एक वे होगा, कुल कार्बन की संख्या अपॉन 2। इसका मतलब यौगिक में कुल कार्बन की संख्या में 2 का भाग दे दो, जो भी आएगा यहाँ उसके आधार पे लिखा जाएगा क्या, पूर्वलग्न। तो वो तो होना ही है, आप लोग खुद सोच के देखिए ना। ऐसे कल को मैं कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक अम्ल एनहाइड्राइड है। मैं कहूँगा इसके लिए पूर्वलग्न काम में लो। आप इस यौगिक को देखोगे और देखकर आप इसको क्या बोलने की कोशिश करोगे कि सर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, लेकिन पार्ट तो सेम है ना, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन काउंट नहीं होंगे यहाँ इस जगह पे, 4 कार्बन काउंट नहीं होंगे। कितने कार्बन ही काउंट होंगे, 2 ही। तो इसलिए ट्रिक बनाइए, आप खुद सोच के देखो। पूर्वलग्न बराबर कुल कार्बन की संख्या बटे 2, कुल कार्बन की संख्या में 2 का भाग, लेकिन सम्मित के लिए ये, ठीक है ना। तो जो भी आएगा उसके बेस पे पूर्वलग्न लिखे जाएंगे। वो ये कार्बन है तो फॉर्म 2 है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, 4 है तो ब्यूटेर, 5 है तो वेलर। अनुलग्न निश्चित है एक एनहाइड्राइड। चलिए पहले का सॉल्यूशन करते हैं। बोलिए सर, सम्मित है, पहचान तो लो पहले, सिमेट्रिकल है ना, ये मैथिल, ये भी कौन है, मैथिल, सम्मित है, यस। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन, पूर्वलग्न। कुल कार्बन की संख्या 4, 4 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। 2C के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, एसिड आएगा, पूर्वलग्न। और अनुलग्न निश्चित है क्या, एक एनहाइड्राइड, इसका मतलब ये नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ACET IC, एसिटिक एनहाइड्राइड। कोशिश करो इंग्लिश में लिख लें, बाकी हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में आप ऐसे लिखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड, लेकिन बच्चे रटते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को रटो मत, हालांकि ये डायरेक्टली याद हो जाएंगे आपको सब, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ ही रहे हो तो बेस को याद रखो हमेशा, जब भी आप उसको यूज़ में लो तो वो ठीक रहता है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा होगा, एसिड प्लस एक एनहाइड्राइड, एसिड प्लस एक एनहाइड्राइड। एसिड कैसा है, 2 कार्बन के बेस।
अब इस कॉन्सेप्ट को अपन एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं, अपन भूल जाते हैं ट्रिक पे। ये एक सम्मित एनहाइड्राइड है, ऐसा सोच लो, ये कोई डोकरा है, ठीक है, ये कोई फादर है, डोकरा आप ग्रामीण क्षेत्र में बोलते ही हो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे सब यूज में लेते हो आप। अब देखिए यहाँ पे इसकी ये दो औलाद हैं, ये एक ये रही और एक ये रही, दो बालक हैं इसके, दोनों बालक बड़े अच्छे हैं, इसका मतलब दोनों में बहुत अच्छी तारतम्यता है, इतनी अच्छी तारतम्यता है, हालांकि ये आज के युग में से एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी इन दोनों यहाँ पे ऐसा सम्मित में देखने को मिलेगा। और इनमें इतना वो है, कोरिलेशन है, कॉपरेशन है कि ये कहते हैं कि सर पूर्व लग्न लिखना है, इसके बेस पे लिखें, तो इससे पूछा तो चाहे आप इस बेस पे लिख लो चाहे उसके बेस पे लिख लो, बात क्या है एक ही। आप बताओ इस वाले पार्ट में कितना कार्बन, 2C, इस वाले पार्ट में 2C, किसी को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। यदि आपने 2 कार्बन यूज में ले लिया, 2 कार्बन के बेस पे लिखा, तो इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, समानता है पूरी तरीके से। बात क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया होगा। चलो ट्रिकी बेस कर लो, पहले पूर्व लग्न निकाल लो। पूर्व लग्न कुल कार्बन कितने होगा, 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग 2 कितना आएगा, 3C आएगा। 3C के बेस पे क्या आएगा, प्रोपियोन, PROPION, प्रोपियोन। और अनुलग्न निश्चित है क्या, एक एनहाइड्राइड, तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, PROPIONICANHYDRIDE। हिंदी में बोल के देख लीजिए एक बार, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, हिंदी में भी लिख सकते हो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बोलिए क्या बोलोगे, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अब इस बात को आप वैसे भी सोच लो डायरेक्टली, भाई इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3C है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3C है, और ये इस डोकरे के ये 2 बालक हैं, तो इनमें बड़ी अच्छी तारतम्यता है, अच्छा सिस्टम है, अच्छा कोरिलेशन है। तो ये कहता है चाहे इसके बेस पे लिख लो चाहे इसके बेस पे लिख लो। अब यहाँ आ जाइए सर, नेक्स्ट इसका बताएंगे आप आंसर। ये भी सम्मित है, सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, ग्रुप को पहचानो। ग्रुप की कंडीशन लग रही है 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, बालको एक्रिल, तो एक्रिल इसके बेस पे यूज पे ले लो चाहे इसके बेस पे यूज में लिख लो, तो क्या लिखोगे इसको, एक्रिलिक एनहाइड्राइड, ACRYLIC, एक्रिलिक एनहाइड्राइड, एक्रिलिक एनहाइड्राइड, विदाउट क्लियर सम्मित। अब बात आती है असम्मित की। असम्मित के कोई रूल्स नहीं है, ये एक समझने वाली बात है। असम्मित पहचान तो लोगे ना आप। चलो अब फिर से अपन एक जनरल बेस से समझते हैं कि ये एक असम्मित एनहाइड्राइड है ना, तो ये डोकरा है, इसके ये 2 बालक हैं, ये 2 बालक हैं, और दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी, समझ रहे हैं एंटी का मतलब, ठीक है ना, मतलब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो आपको पता परेशान कौन होगा, डोकरा पेरेंट्स ही परेशान होते हैं, जो बच्चे इस तरह के होते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब इसमें ऐसे तो हो नहीं सकता, आप पूर्व लग्न ऐसे अप्लाई करोगे तो कि साहब 2 3 और 2 5, 5 में 2 का भाग दे दिए, 2.5, तो 2.5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न। उसका बे क्या है, ये जो डोकरा दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, इसके यहाँ से जुड़ रहे हैं दोनों पार्ट, यहाँ से 2 पार्ट कर दीजिए, आप 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े, ये 2 पार्ट कर दिए, और दोनों पार्टों में कार्बन देखिए, इस पार्ट में 2C है और इस पार्ट में 3C है, तो कैसे बैठेगी तारतम्यता, ये तो बड़े गड़बड़ है। यदि इसके बेस पे लिखूँ तो ये बुरा मान जाएगा, इसके बेस पे लिखूँ तो ये बुरा मान जाएगा। तो इसके 2 पार्ट कर दिए, इस भाग में 2 कार्बन है, इस भाग में 3 कार्बन है। इसका मतलब ये एसिड वाला पार्ट है, ये प्रोपियन वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये तो हुआ ना। अब इम्पोर्टेंट लिखें किसको पहले, तो लिखना उसको पहले जो अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। एसिड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए होता है, प्रोपियन का क्या होता है, पी होता है, और एक इनके साथ ही लगेगा। लेकिन जो डोकरा है वो कह रहा है भाई तुम अलग हो जाओ, बंटवारा ही करेगा बेचारा, वो तो अलग हो जाओ, लेकिन मेरा नाम तो चलने देना तो लास्ट में एनहाइड्राइड आ जाएगा ना, तो उसका नाम क्या होगा, देखिए ये वाला एसिटिक पार्ट है, ये प्रोपियनिक पार्ट है, कि दोनों के साथ लगेगा, एसिटिक प्रोपियोनिक और फाइनली एनहाइड्राइड।
तो इसका कॉमन नेम हुआ एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब लास्ट वाले का आप करके बताओगे, बताओ देखो। वही है, असम्मित है, 2 भाग करो, इस वाले भाग में 1C, इस वाले भाग में 2C, इसके लिए फॉर्मिक, इसके लिए एसिटिक। बताओ किसको पहले लिखोगे, एसिटिक को या फॉर्मिक को? फॉर्मिक को लिख दोगे, ABCD नहीं आती क्या? एसिटिक का फर्स्ट अल्फाबेट ये होगा ना, और फॉर्मिक का क्या होगा, F होगा। तो क्या लिखें फिर, एसिटिक फॉर्मिक क्या, एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, कोई डाउट है क्या बेटा? बात क्लियर है? तो ये एनहाइड्राइड का हो गया है ना सर। अब बेटा कीटोन जो है वो एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे कीटोन में कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन में, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझें थोड़ा सा। कीटोन में कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होता है, लेकिन इसका नामकरण इस कॉन्सेप्ट से नहीं होता, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। इसके लिए कीटोन का पहले वर्गीकरण किया जाता है। कीटोन के 2 भाग होते हैं, समझ लें आप लोग, एक सम्मित कीटोन और एक क्या, असम्मित कीटोन। वही सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड हो, ये R लगा दिया, ये R लगा दिया, कंडीशन आपको पता लग गई होगी। ये R बराबर क्या हो, R हो, तो वो सम्मित कीटोन हो जाएगा। और यदि ऐसा लिख दूँ RC डबल बॉन्ड OR डैश, और कंडीशन लगा दूँ इफ R इज नॉट इक्वल R डैश, तो वो कैसा हो जाएगा, असम्मित। अब सम्मित जो होगा उसमें आपको पता है दोनों R क्या हैं, समान है, तो इसको बोलेंगे अपन डाईएल्किल कीटोन। डाईएल्किल, एल्किल हाइड्रोकार्बन पार्ट है, डाईएल्किल कीटोन, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे एल्किल कीटोन। ऐसा लग रहा है जैसे कार्बन रहित के जैसा हो रहा है नामकरण, ठीक है ना, हालांकि कार्बन युक्त होता है क्रियात्मक, एल्किल कीटोन। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, पहले तो पहचानो कीटोन है, कीटोन का फर्स्ट मेंबर यही तो होता है। अब ये सम्मित है, सम्मित है, ये वाले पार्ट के इधर भी मैथिल आ रहा है, इधर भी मैथिल आ रहा है, दोनों समान है, तो क्या बोलोगे, डाईमेथिल कीटोन। डाईमेथिल कीटोन ये होगा बच्चों। नेक्स्ट यदि मैं कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, बताओ सम्मित है, असम्मित, असम्मित, ये एथिल है, ये कौन है, मैथिल है। अब बताओ क्या करोगे, इस वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, किस एल्किल समूह को पहले लिखोगे, वही अंग्रेजी वर्णमाला का नियम लगेगा। तो क्या लिखोगे, एथिल, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल क्या, कीटोन। ओके, और भी एग्जांपल्स कर सकते हो। तो कीटोन का नामकरण जो है वो अलग तरीके से होता है। तो ये कार्बन रहित कार्बन युक्त का नामकरण आप सिस्टमेटिक इस पर वर्क करें, मेहनत करें, और फिर लास्ट में जब दोनों को पढ़ लें, कार्बन रहित और कार्बन युक्त को, तो इस तरीके से सोचना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कैसे सोचना, जैसे इमेज करना है। तो आपके सामने मैंने रख दिया, निम्नलिखित यौगिकों के सामान्य नाम लिखिए, निम्नलिखित यौगिकों के सामान्य नाम लिखिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, CH3 CH2OH, फिर एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 CH2Br, फिर एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 COOH, फिर एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OOC2H5। सोचना है, 4 एग्जाम्पल लिख दिया। पढ़े हुए का रिजल्ट, कंक्लूजन निकालने का तरीका, और लास्ट में यही वे है कि आपने जितने पढ़ लिए उन सबको वो पढ़ लिया, मैं समझ लिया कि एक चीज़ को। अब सब एग्जांपल्स को जो कॉमन में पढ़े हैं उनको सबको एक साथ लिख दीजिए आप, सूत्रों को, और फिर उनके लिख के देखिए आप नाम, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखो पहले का सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, आप खुद सोच के देखिए। पकड़, सबसे पहले ये पकड़ो कि क्रियात्मक समूह कौन है, OH, कार्बन रहित। कार्बन रहित के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करोगे, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। हाइड्रोकार्बन समूह कौन है, एथिल, OH के लिए अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब यहाँ सोचिए, यहाँ क्रियात्मक समूह हैलाइड ग्रुप में ब्रोमाइड हो रहा है, ये एथिल, एथिल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ मत कर जाना गड़बड़ी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। ये कार्बन युक्त है क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। अब कार्बन युक्त है तो कैसे करोगे इसका, क्या किस ट्रिक या जुगाड़ से करोगे, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न से, है ना। तो पूर्व लग्न किसके बेस पे, कुल कार्बन की संख्या कितना है, 2, 2 के लिए एसिड, और COOH के लिए अनुलग्न क्या आएगा, एक अम्ल, तो एसिड प्लस एक अम्ल। बात क्लियर। इससे देखते हैं अम्ल एस्टर। अम्ल एस्टर का मतलब जो सबसे पहले सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा हो वो कौन है, एथिल। शेष बचे में कार्बन कितना है, 2C, एसिड प्लस 8, तो एथिल एसीटेट।
तो ऐसे अप्रोच करनी होगी आप। ओके बच्चों, तो ये कॉमन सिस्टम आपका ख़त्म हो गया। तो ये आपके यूजेबल है 12th क्लास के लिए। 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी आप नामों को देखोगे कॉमन वाली को, तो आपको पीडीएफ मैंने आपको डाली है उसमें, ठीक है ना। बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अपन व्युत्पन्न, हालांकि आपके ज़्यादा यूजफुल नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा व्युत्पन्न का कॉन्सेप्ट, एक टेबल है उसमें। और फिर इंपॉर्टेंट है आईपीएससी। आईपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करना होगा।